हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है पहला 2 पार्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज इसका 3rd पार्ट है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूंगी कि आप पहले के जो 2 पार्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं उसको जरूर देखें, उसके बाद ये पार्ट 3 है उसको देखें, तो आपको इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विस्तार के बारे में। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या जो है काफी अधिक थी, और जिससे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा भी जो था वो काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल जो था वो मुख्य व्यापारिक मदें थी, और जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था। और ये मुख्यतः कहाँ से? स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में जो है इटली से आती थी, और जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। तो शराब, जैतून का तेल और जो अन्य लिक्विड चीज होती थी, तरल पदार्थों की ढुलाई क्या होती थी? मटकों या कंटेनरों में होती थी, और इनको क्या कहा जाता था? एम्फोरा कहता है। तो इन जो मटकों के टूटे हुए टुकड़े जो है बहुत भारी संख्या में जो है अभी भी मौजूद है। तो उल्लेखनीय है कि रोम के जो है मोटी टैक्स मोन्टे क्या है टेक्स टैकियो स्थल पर ऐसे क्या है कि 5 करोड़ से अधिक मटकों का अवशेष पाया गया है। किस जगह पे? मोन्टे टेस्टाकियो। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर जो है इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और ये पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। इनके अलावा क्या है कि प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूने के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल स्थल के बारे में जानकारी देने में जो है सफल हुए हैं। और इस प्रकार अब हम क्या है कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जो है जैतून का तेल निकालने का उद्यम जो था वो 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरम उत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनरों में ले जाता था, और जिन्हें ड्रेसल 20 कहते हैं। तो स्पेन से जो जैतून का तेल जो है जिस कंटेनरों में लिया जाता था उसे क्या कहते हैं? ड्रेसल 20। और इसका यह नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि हेनरिक ड्रेसल नामक एक पुरातत्वविद ने क्या क्या के नाम पर आधारित है, जिसमें इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों में पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून तेल का व्यापक प्रसार था। और ऐसे साक्ष्य जो है भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेष और उनके मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद ये बता सकते हैं कि स्पेन के जो जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में जो है वो सफल हुए। तो ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। तो यहाँ पे एक हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे कुछ चित्र है, और ये क्या है? ये फ्रांस के दक्षिणी तट के पास पोत भंग है ना। और ये टाइम पीरियड क्या था? 1st सेंचुरी एडी। और ये एम्फोरा इतालवी है जिन पर फोंडी झील के निकट के उत्पादक की मुहर लगी हुई है। तो फोंडी झील के निकट का जो उत्पादक क्षेत्र है उसका मुहर लगा हुआ है, और ये सारे जो पात्र है ये इतालवी पात्र है। आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे कि जो दूसरे शब्दों में क्या था कि भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक जो था अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में है प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में उनका क्या है इस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया, और परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी जो है अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए। तो कौन कौन सा टाइम पीरियड पहले क्या था कि 425 ईस्वी के बाद क्या था? पूर्व में उत्तरी अफ्रीका ने के प्रभुत्व को तोड़ दिया, और परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में कौन कौन इसमें आ गया कि एगियन, दक्षिण एशिया माइनर जिसमें क्या है तुर्की आता था, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी जो थे वो अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए। जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में जो है अचानक कमी हो गई,
और इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फयूम, गैलीली, बाइजेकियम, ट्यूनिसिया, दक्षिणी गॉल जिसे ग्यालिया नॉर्बोनेसिस कहते हैं, तथा बाएटिका जो दक्षिणी स्पेन में थी। तो इसमें क्या है कि ये बहुत उर्वर क्षेत्र थे। और ये कहाँ आते थे कि इटली में कैंपोनिया, सिसिली और मिस्र में फयूम, गैलीली, बाइजेकियम जिसे ट्यूनेशिया कहते हैं आजकल, और दक्षिणी गोल जिसे ग्यालिया नॉर्बोनेसिस कहते थे उस टाइम पे, और बाएटिका जो दक्षिणी स्पेन है। तो ये सब बहुत असाधारण उर्वरता का क्षेत्र है। तो दो राइटर थे जिनका नाम है स्ट्रैबो तथा प्लिनी। ये क्या है, लेखक थे ये। और लेखक के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। इनमें क्या था कि सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूरी शराब थी वो कहाँ से आती थी, वो कैंपेनिया से आती थी। और सिसिली और बाइजेकियम जो था रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करता था। तो सिसिली और बाइजेकियम जो था रोमन एम्पायर को क्या करता था, भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करता था। और गैलीली में क्या था, गहन खेती की जाती थी। तो एक इतिहासकार है जोसिफस, इतिहासकार जोसिफस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिणी भागों में गुआडलिक्विर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों, जिसे फंडी कहते हैं, जमींदारियों को क्या कहते हैं, फंडी से आता था। तो स्पेन में जो जैतून का तेल था वो क्या कहता है, स्पेन के दक्षिणी भाग में गुआडलक्विविर नदी के किनारे के साथ बसी जो जमींदारी थी उनसे आता था। दूसरी ओर क्या था कि रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से जो था वो बहुत कम उन्नत अवस्था में थे, जैसे कि नुमीडिया जो आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में क्या होता था, ऋतु प्रवास होता था। ऋतु प्रवास ट्रांसह्यूमंस व्यापक पैमाने पर होता था। इसमें क्या था कि चरवाहे तथा अर्ध यायाबार अपने साथ में क्या कहते हैं, अवन आकार की झोपड़ियां जिसे मैपालिया कहते थे, है ना, मतलब छोटा छोटा झोपड़िया होता था, उसको क्या कहा जाता था, मैपालिया कहा जाता था। उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन अब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहां चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही जो है पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। और स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र जो था बहुत कम विकसित था और इससे अधिकतर जो था केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांवों में रहते थे। और इन गांवों को क्या कैस्टेला कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कैस्टेला। और जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये ना मान बैठे कि ये एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन जो था आदिम या पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति जो था इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति की तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था और इस काल में जल शक्ति से मीले चलाने की प्रौद्योगिकी में जो है खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर जो है इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर जो है वो देखने को नहीं मिलते। और उस समय जो था सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था भी थी और धन का जो है व्यापक रूप से प्रयोग होता था। और इन सभी बातों से ये संकेत मिलता है कि हमें रोम समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब जो है दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेना जो है वो प्रासंगिक होगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि दासों के प्रति व्यवहार। तो कुछ ही समय बाद शहर के जो शासक लूसियस जो थे, लूसियस पेडेनियम सेकंड्स का, उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। और कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार ये आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले जो है प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए। परंतु बहुत से निर्देश लोगों को बचाने के लिए जो है भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया, हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने जो है परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में है उसकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसाले लिए बाहरी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई और उन सारे मार्गों पर जो है वो सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये जो एक्सर्प्ट है वो किसके इसमें लिखा गया, टैसिटस ने 55 से 117 ईस्वी में जो है आरंभिक साम्राज्य का जो है एक इतिहासकार था, उन्होंने लिखा है। आगे यहाँ पे एक और पॉइंट है कि दास प्रजनन जो है गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को एकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था ताकि उनके बच्चे भी आगे चलकर दासी बनते थे। अब श्रमिकों पर नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे।
कि भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व, जिसे क्या कहते हैं पश्चिमी एशिया, दोनों ही क्षेत्र में दासता की जड़ें जो थी वो बहुत गहरी थी। चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। और इसका अर्थ ये नहीं कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम जो है वो दासों द्वारा ही किया जाता था। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती थी, जहां क्या था कि ऑगस्टस के शासन काल में इटली की 75 लाख आबादी में 30 लाख जो है वो दास थे। किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, और कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों के ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए जो है उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, या फिर जहां स्वास्थ्य को जैसे मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक ओर जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उसके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। नीरो के शासनकाल में जो घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए, तो हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और जब पहली शताब्दी में जो है शांति स्थापित होने के साथ क्या है लड़ाई झगड़े कम हो गए, तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वाले दासों को दास प्रजनन, स्लेव ब्रीडिंग अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। तो दास प्रजनन के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। तो वेतन भोगी मजदूर जो था वो सस्ते तो होते थे, लेकिन क्या होते थे कि उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। और वास्तव में रोम में क्या होता था कि सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का जो है वो व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का जो है बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत जो है वो बढ़ जाती थी। इसीलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे, और कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यापारियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने जो है मुक्त कर दिया था, वो व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा, और यहाँ स्पष्टता उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने जो है श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया, और दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक जो थे, तो कौन थे वो? कोलुमेला जो थे, है ना, पहली शताब्दी के एक लेखक थे कोलुमेला। उसने सिफारिश की कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों और औजारों का जो है सुरक्षित भंडार रखना चाहिए, ताकि उत्पादन जो है वो लगातार होता रहे। तो ये किसने कहा था? कोलुमेला ने कहा था। तो क्यों कहा था? क्योंकि दास संबंधित श्रम समय की हानि जो है ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है, और नियोक्ता की ये अब आम धारणा थी कि निरीक्षक यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए मुक्त तथा दास जो था, दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में जो है वो विभाजित कर दिया जाता था। और कोलुमेला ने क्या है कि 10-10 श्रमिकों के समूह को बनाने की सिफारिश की थी, और उसने ये भी दावा किया कि इन छोटे समूह में ये बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। और इससे यह भी पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। तो जो एक वरिष्ठ इतिहासकार थे प्लिनी, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक थे, उन्होंने दास समूह के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। ऐसे तरीके जो है कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज विश्व में जो है अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत जो है वो लागू करती हैं। तो यहाँ एक चित्र है, और इसमें क्या है ये कि आरंभिक तीसरी सदी में चर्चल अल्जीरिया की पच्चीकारी, तो अल्जीरिया एक जगह है इसमें चर्चल, उसमें ये पच्चीकारी चित्र बना हुआ है, और इसका टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी एडी। इसका टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी एडी। और वही बीज बोना, वो हल चलाना, इसमें क्या दिखा गया है? बीज बोना और हल चलाने के बारे में दिखाया गया है। और नीचे जो है अंगूर बोने का या फिर अंगूर की खेती करने को दिखाया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था कि रोमन साम्राज्य में जो है कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े कानून लागू कर रखे थे। और वरिष्ठ प्लिनी ने क्या था कि सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस
यानी सुगंधित राल, जिसे रेजिन कहते हैं, कि फैक्ट्रियों की हालत का वर्णन किया है कि वहां उनके कितना ही कड़ा निरीक्षण करो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। कामगारों के एप्रन पर एक सील लगा दी जाती थी और उन्हें अपने सिर पर जो है गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े जो है उतारने पड़ते थे। कृषि श्रमिक जो है अवश्य थके थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि तीसरी शताब्दी के एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा जो है अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा जाता है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में ना लगना पड़े। और संभवतः जो है यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर जो है वो लागू होती थी। 398 ईस्वी के कानून में कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक जो था कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे दावा कर सके कि उनके कर्मचारी जो है उनसे कर्जदार है, और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर जो है कड़ा नियंत्रण रखते थे। और दूसरी शताब्दी के जो है प्रारंभिक अवधि का एक लेखक जो है हमें ये बताता है कि हजारों श्रमिक जो है गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे जो है मुक्त है। क्या है कि हालांकि वे मुक्त है। और दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए ऑगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र हमें जो है ये जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर जो है बंधुआ मजदूर बना देते थे। ऑगस्टिस ने एक बार अपने वकील मित्र से पूछा कि प्रीता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को है आजाद किया जा सकता था? तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। तो ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता थी वो क्या थी? और भी अधिक व्यापक थी। और इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी में जबरदस्त यहूदी विद्रोह हुआ, मतलब यहूदी लोगों का विद्रोह हुआ। और क्यों? कि क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के जो है ऋण पत्र या फिर जो बॉन्ड होते थे वो नष्ट कर डाले। और ये जो विद्रोह था कैसे होता है कि ये विद्रोह क्या होता है कि जुडेया के में रोम के शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोम वासियों ने जो है यहूदी युद्ध कहे जाने वाली लड़ाई में क्रूरता पूर्वक दबा दिया था। तो फिर भी क्या होता है कि हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधा इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जो सम्राट एनास्टेसियस ने क्या था कि ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में दारा शहर का निर्माण किया था। और कुछ दस्तावेजों जिसे पेपायरी या पेपायरस कहते हैं, मतलब पेपायरी का बहुवचन पेपायरस होता है, से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में जो था वो वेतन भोगी श्रमिक थे वो कितने अधिक फैल गए थे। सामाजिक श्रेणियां। तो आइए अब हम और अधिक ब्यौरे ना पढ़कर क्या करते हैं, साम्राज्य की सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो इतिहासकार टैसिटस ने क्या था अपने किताब जो है प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन किया है। तो उन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि सेनेटर जो है पैट्रेस, जिसका शाब्दिक अर्थ पिता होता है, और अश्वरोही वर्ग के प्रमुख सदस्य। अश्वरोही मतलब जिनके पास क्या था, अश्वरोही किसे कहते हैं? तो अश्वरोही जिसको क्या कहते हैं, इक्वाइटस कहते हैं, या फिर नाइट वर्ग परंपरागत रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली और क्या था कि धनवान समूह था। तो उसमें क्या था कि मूल रूप से वे एक ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था, इक्वाइटस कहा जाता था। और सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जो थे वो जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के जो विपरीत उनमें कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी और साहूकार, बैंकर भी होते थे। यानी ये लोग जो थे वो क्या करते थे, व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। तो जो अब हम लोग समझ गए कि अश्वरोही या इक्वाइटस वर्ग के प्रमुख कौन थे। तो अश्वरोही वर्ग के प्रमुख सदस्य जनता का सम्मान्य वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था, और फुहड़ यानी निम्नतर वर्ग यानी कमीनकारू, प्लेबेस सॉर्डिडा, जो उनके अनुसार सर्कस, थिएटर, तमाशे देखने के आदी थे। और अंततः दास। तीसरी शताब्दी में तो ये लोग भी कितने पार्ट में बैठे थे? सबसे ऊपर थे सेनेटर, नेक्स्ट में आते थे अश्वरोही, और थर्ड में थे कमीनकारू, प्लेबेस सॉर्डिडा, और फोर्थ में आते थे दास। तो तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट का सदस्य संख्या लगभग 1000 थी, और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर जो थे अभी भी इटालियन या फिर इतालवी परिवारों के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो 4ठी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासन काल से आरंभ हुआ, और टैसिटस द्वारा उल्लेखित पहले 2 समूह
जिसमें क्या था कि सेनेटर, नाइट या फिर अश्वरोही। जिसमें क्या था कि टैसिटस द्वारा उल्लेखित पहले दो समूह जिसमें सेनेटर, नाइट और अश्वरोही जो है एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग या एरिस्टोक्रेसी बन चुके थे। तो सेनेटर और जो अश्वरोही मिलकर क्या बन गया था, ये लोग एरिस्टोक्रेसी क्लास बन चुके थे। और इनके कुल परिवारों में से कम आधा परिवार जो था अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। और ये परिवर्ती रोमन जो था अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग कम से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब जो था नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इनमें जो है अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसिटस ने इस सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट डी के आश्रितों क्लाइंट्स के रूप में वर्णन किया है, और मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज पर निर्भरता ही जो है इन मध्यम वर्गीय परिवार का भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में जो है निम्नतर वर्ग का एक विशाल समूह था, और जिन्हें क्या है सामूहिक रूप से ह्यूमिलियरियस यानी कि निम्नतर वर्ग कहा जाता था। तो ह्यूमिलियरियस कौन थे? तो ये लोग कौन थे कि मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य निर्भरता ही मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवारों से भी नीचे क्या कहते थे, एक निम्नतर वर्ग होता था, इसे ह्यूमिलियरियस या फिर निम्नतर वर्ग ही कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों में कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार, जो ऐसा बताया जाता था कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पूरे पश्चिम साम्राज्य में पाए जाते थे। तो क्या होता था कि मजदूरी पाने वाले जो था वो श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। कौन? जो स्वनियोजित शिल्पकार होते थे। और बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक जो थे वो विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था ओलंपियोडोरस, जो एक राजदूत भी था। वो सिर्फ इतिहासकार ही नहीं थे बल्कि एक राजदूत भी थे। तो उसने लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी, और इसमें वह उपज शामिल नहीं था जिसका उपभोग वो सीधे कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित जो मौद्रिक प्रणाली थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन की खानों से जो है वो चांदी मिलनी बंद हो गई थी, और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। और कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की, और परवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहां की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग जो था वो अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें जो है अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। तो रोम साम्राज्य के प्रवर्ती काल में क्या था कि वहां के जो नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग थे वो लोग अपेक्षाकृत धनी थे, और इसका क्या कारण था? क्योंकि वे लोग अपना वेतन जो था सोने के रूप में मिलता था, और ये अपने आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में जो था वो भ्रष्टाचार जो है वो बहुत फैला हुआ था। विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए जो है वो कुख्यात हो गए। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया, और इस संबंध में हमें इसलिए पता चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तथ्य अभिजात एवं श्रेण्य जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है, और रोम राज्य जो था तानाशाही पर आधारित था। वहाँ असहमति आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से जो है वो देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहां लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। यद्यपि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था, और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था। सम्राट लोग जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसीलिए 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो यह बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से जो है उनका मुकाबला करे, है ना। तो ये किस लिए जो था बिशप था उसमें, और उनका क्या नाम था? एम्ब्रोस। उन्हें क्या है जनता का समर्थन किया। अब पढ़ेंगे परवर्ती पुरा काल के बारे में।
तो इस चैप्टर के एंड में हम लोग रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसकी सांस्कृतिक परिवर्तनों पर जो है दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का जो प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक जो है सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से जो है परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और ये परिवर्तन सम्राट डाइक्लेशियन, जिनका टाइम पीरियड क्या था, डाइक्लेशियन का 284 से 305 ईस्वी के समय में प्रारंभ हुए। सम्राट डाइक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, और इसीलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए और प्रांतों का पुनर्गठन किया। असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया और साथ ही उसने सेनापतियों ड्यूसेस को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे ये सैनिक अधिकारी जो थे अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन जो थे 313 ईस्वी में एक विशाल मूर्ति का एक हिस्सा है। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो था कि इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी जो है कुछ परिवर्तन किए। उनके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना था। तो सॉलिडस जो था वो किसने चाल शुरू किया था, कॉन्स्टेंटाइन ने, और इसका वजन कितना था 4.5 ग्राम। यह सिक्का रोम साम्राज्य में समाप्त होने के बाद भी चलता रहा और सॉलिडस सिक्के जो है बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था जो तथा दूसरी राजधानी कुंस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल का निर्माण, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नामक नगर बसा हुआ है और पहले इसे ही बाइजेंटाइन कहा जाता था। तो ये नया राजधानी 3 ओर समुद्र से घिरी हुई थी और चूंकि नई राजधानी के लिए जो है नई सैनिक की जरूरत थी, इसीलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई और पुरातत्वीय अभिलेखों से यह पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेज की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां जो है वो महत्वपूर्ण है। और धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का जो है वो पुनरुत्थान हुआ और इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में जो है अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के जो है नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। वहीं मिस्र में परिवर्ती शताब्दियों के पैपायरस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था। ग्रामीण संप्रदाय जो था वो भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। और उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र जो था, किसके 6वीं शताब्दी में किसका शासन था, जस्टिनियन का शासन था। तो उसके शासनकाल में जो था अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस, जिसे लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि सिर्फ करों के रूप में ही देता था। और निसंदेह पश्चिम एशिया के बड़े बड़े जो ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दियों में जो आज की 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। और इन सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। यूनान और रोम वासियों की जो है पारंपरिक धार्मिक संस्कृति जो थी वो बहुदेववादी थी और ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मॉर्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा क्या करते थे। तो कौन कौन से देवी देवता थे, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मॉर्स, ये सब क्या थे, इतालवी देव थे। और उनके साथ साथ ये लोग यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं को भी पूजा करते थे और इसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे और रोमन साम्राज्य का एक बड़ा धर्म जो था वो यहूदी धर्म था। और लेकिन यहूदी धर्म भी क्या था कि एकास्म, मोनोलिथ यानी विविधता विहीन नहीं था। तो एकास्म का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे पढ़ते हैं कि एकास्म से तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। और जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास्म है तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी है और उसमें जो है आंतरिक एकरूपता है। अब क्या है कि
अतः चौथी और पांचवी शताब्दी में साम्राज्य का क्या हो गया था, ईसाईकरण हो गया। ईसाईकरण का क्या अर्थ है कि उस ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूह के बीच फैलाया गया और वहां का जो है प्रमुख धर्म बना दिया गया। तो चौथी और पांचवी शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद पॉलीथिज्म विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई जो धर्म प्रचारक थे वहां प्रचालित बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार जो है विरोध करते रहे। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे और चौथी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदाय के बीच की सीमाएं जो है इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। ऐसे शक्तिशाली बिशपों की कोशिशों के कारण हुआ जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी जो है छठी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रहे। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था और जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो प्रभावित हो गया। और इसके विपरीत पश्चिम में जो है साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह, जिसमें कौन कौन से आते थे जर्मन मूल के समूह में, वो बैंडल लोम्बार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिया, जिसे रोमोत्तर या पोस्ट रोमन जो है रोमोत्तर या पोस्ट रोमन राज्य कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथ का राज, जिसे अरबों ने 711 से 720 के बीच जो है नष्ट कर दिया। गॉल में फ्रैंको का राज लगभग 511 से 687 और इटली में लोम्बार्डो का राज जो 568 से 774 तक है। और ये राज्य है एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिसे दुनिया की आमतौर पर मध्यकालीन या मीडिएवल कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का जो है वो 2 तक था। जस्टिनियन ने 533 ईस्वी में अफ्रीका के वैंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश जो है वो तहस नहस हो गया और लोम्बार्ड जो था, लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच जो है लड़ाई फिर छिड़ गई और सासानी शासक जो 3री शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे ने मिस्र सहित जो है सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि बैजेंटेनियम जो था, जो अब रोम साम्राज्य को ज्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसके दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वो सहन नहीं कर सका। तो यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं, ये किस जगह है कि 79 ईस्वी में बना कोलोजियम, जहाँ क्या था कि तलवार चलाने में निपुण योद्धा और जंगली जानवरों का मुकाबला ये सब होता था। और यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठकर जो है उस जो खेल होता था उसका आनंद ले सकते थे। तो अरब प्रदेश से जो है शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की जो है सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 ईस्वी तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल ही हुए थे, पूर्वी रोमन और सासानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग जो है भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जों में आ गए। किंतु हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज तो जीते, जो 1 शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई। अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीते जो है वो सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची और जिसके पश्चात जो है मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई। तो जैसा कि हम अगले विषय में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, कि अरब प्रायद्वीप और वहां रहने वाली अनेक जनजातियों का एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का जो है क्षेत्रीय विस्तार हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक क्या है, पश्चिमी एशिया का मैप है। तो ये पश्चिमी एशिया का मैप है और ये अरब क्षेत्र है, जिसमें क्या है, मक्का मदीना और ये फिलिस्तीन और ये कुस्तुनतुनिया जो कि रोमन साम्राज्य का पार्ट था। और यहाँ पे क्या था, ये बगदाद या टेसिफोन जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, दजला और फरात नदी। तो यहाँ पे क्या है कि एक कुछ मतलब कालक्रम है कि कुछ डेट्स दिए हुए हैं और शासक का नाम है और उसके उसमें जो इम्पोर्टेंट घटना हुआ है ना, महत्वपूर्ण घटना, उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो 27 ईस्वी पूर्व से 14वीं ईस्वी तक जो अगस्टस जो था प्रथम रोम सम्राट, उसका शासनकाल रहा। और उसके शासनकाल में क्या हुआ था कि
ऑक्टेवियन 27 ईस्वी पूर्व में ऑक्टेवियन द्वारा प्रथम प्रिंसिपेट वो अब अपने आप को ऑगस्टस कहने लगा था। वहीं लगभग 24 से 79 में क्या है वरिष्ठ प्लिनी का जीवन, विसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने से उसकी मृत्यु, और विसुवियस ने जो है रोमन नगर पोम्पे को भी अपने लावे में दफन कर लिया था। 1400 से 37 में क्या होता है कि टिबेरियस जो था, और टिबेरियस का टाइम पीरियड था, और इसमें क्या होता है कि और 98 से 117 क्या था वो त्राजन का था, और 117 से 38 तक क्या था हैड्रियन का शासनकाल था, और 193 से 211 तक सेप्टिमियस सेवेरस का शासनकाल था। वहीं 241 से 72 तक ईरान में जो था शापूर प्रथम का शासनकाल था, और 253 से 68 तक गैलिनस का शासन था। 284 से 305 तक टेट्रार्की चतुस्त्रंत जिसे डाइक्लोनिशियन भी कहते हैं उसका शासनकाल था, और 312 से 37 तक जो है वो कॉन्स्टेंटाइन का शासनकाल था। 309 से 79 तक ईरान में शापूर द्वितीय का शासन था, और 408 से 50 तक थियोडोसियस द्वितीय जिसे प्रसिद्ध थियोडोसियस कोड का संकलन करता भी कहा जाता है उनका शासन था। 490 से 518 तक क्या था कि एनेस्टेसियस का शासन था। वहीं 527 से 65 तक जस्टिनियन का शासन था। 531 से लेकर 79 तक में जो है ईरान में खुसरो प्रथम का शासन था। वहीं 610 से 41 तक जो था हेराक्लियस का शासन था। अब हम लोग डेट्स में इंपॉर्टेंट जो घटना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे 66 से 70 ईस्वी में क्या हुआ था कि विशाल यहूदी विद्रोह हुआ था और रोमन सेनाओं का यरूशलेम पर कब्जा हो गया था। लगभग 113 ईस्वी पूर्व में त्राजन की पूर्व में विजयों के बाद रोमन साम्राज्य का जो अधिकतम विस्तार हो गया। 212 में साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा दे दिया गया। 224 में ईरान में नया वंश स्थापित हुआ जिसे उसके पूर्वज ससान के नाम पर ससानी कहा गया। 250 का जो दशक था उसमें फारस वासियों ने फरात के पश्चिम में स्थित रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया। 258 में कार्थेज के साइप्रस वासी जो थे वो साइप्रस वासी बिशप को मृत्यु दंड दिया गया। वहीं 260 के दशक में गैलिनस ने फिर से सेना को संगठित किया। 273 में पमायरा का कारवार नगर रोम वासियों द्वारा नष्ट किया गया, और 297 में डायोक्लिसियन ने 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया। लगभग 310 में कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का नया सिक्का चलाया और इसका नाम क्या था सॉलिडस। 312 में कॉन्स्टेंटाइन ने जो है ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, और 324 में कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया और उसने कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की। 354 से लेकर 430 के बीच जो है हिप्पो के बिशप अगस्टिन का जीवन काल है, और 378 जो था वो गोथ लोगों के एंड्रियोनोपोल में रोमन साम्राज्य जो था रोमन सेनाओं को करारी मात दी थी। 391 ईस्वी में सिकंदरिया में सेरापिस का मंदिर जो है वो नष्ट किए गए, और 410 में विसिगोथों ने रोम का विध्वंस कर दिया। 428 में बैंडर लोगों ने अफ्रीका के प्रदेश पर कब्जा कर लिया, और 434 से 53 तक के बीच में जो अट्टिला नामक एक हून था हून साम्राज्य की स्थापना हुई। 493 ईस्वी में ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में राज्य स्थापित किया, और 533 से 50 में जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त करा लिया गया। 541 से 70 में जो है बिबोनिक प्लेग का प्रकोप शुरू हुआ, और 568 में लोम्बार्ड लोगों ने इटली पर आक्रमण किया। लगभग 570 में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, और 614 से 19 में फारस के शासक खुसरो द्वितीय ने पूर्वी रोम प्रदेशों पर आक्रमण करके उन पर जो है कब्जा कर लिया। 622 में जो है पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी जो है मक्का छोड़कर मदीना चले गए, और 633 से 42 में क्या है अरब विजयों का पहला और महत्वपूर्ण चरण था। मुस्लिम सेनाओं ने सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों पर जो है कब्जा कर लिया। 661 से 750 में सीरिया में जो है उमैया वंश या उमैयद वंश का स्थापना हुआ। वहीं 698 में अरबों ने जो है कार्थेज को जीत लिया। 711 में स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ। तो यहाँ पे एक चित्र है जिसमें क्या था ये रैबिना की पच्चीकारी है, जिसमें क्या है ये इसका टाइम पीरियड 547 ईस्वी पूर्व है, और इसमें सम्राट जस्टिनियन को दिखाया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव जो है वो कमेंट करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।